अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ आयशा सलमान। मैं हूँ अली डार। आज के पाकिस्तान लाइव में पहले हम आज की टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे, फिर उन टॉप स्टोरीज़ पर तबसरे भी होंगे, डिस्कशन भी होगी और जो हक़ाइक़ हैं वो नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे पाकिस्तान लाइव में गज़ा की सूरत हाल के हवाले से। गज़ा में जो जंग बंदी के बाद की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है, काफ़ी वो हौलनाक सूरत हाल है। और हुकूमत जो इलेक्शन तैयारों के लिए रकम दे, ये मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और नवाज शरीफ और मौलाना की एक अहम मुलाकात आज होने जा रही है। क्या एजेंडा होगा उस मुलाकात का, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, शर्जील मेमन का ये बयान। और सिर्फ यही नहीं, पीपल्स पार्टी बयानबाजी पर बयानबाजी कर रही है और इसका बैकग्राउंड क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा 12 दिसंबर को फर्द जुर्मायत होगी। खाद ब्लैक पर 1500 रुपये महंगी फरोख्त की जा रही है। तमाम तर ये स्टोरीज़ हैं आज की टॉप स्टोरीज़ जिन पर हमने पाकिस्तान लाइव में बात करनी है। सबसे पहले बढ़ेंगे अपनी आज की पहली खबर की तरफ। तो आम इंतखाबात का जिक्र करें। आम इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम रिलीज़ ना करने पर सेक्रेटरी ख़जाना इलेक्शन कमीशन तलब कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म को भी आगाह करने का फैसला सामने आया है। तफसीली ख़त भी लिखा जाएगा। आइंदा इंतखाबात के लिए बजट में 42 अरब रुपये मुख्तस किए गए थे, लेकिन वजारत ख़जाना ने अब तक सिर्फ 10 अरब मुहैया किए। बाकी रकम की फराहमी बगैर किसी माकूम जवाज़ के तातुल का शिकार है। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपये दरकार है। रकम की फराहमी के लिए वजारत ख़जाना से 12 रिजू किया गया। वजारत ख़जाना की जानिब से ताहाल कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। बिल्कुल, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। वज़ारत ख़जाना की जानिब से ताहाल कोई मुस्बत जवाब सामने नहीं आया। आम इंतखाबात का मामला है, 2024 फंड की अदम फराहमी का मामला है। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपये मुख्तस किए गए थे, लेकिन अब तक वो रकम रिलीज़ नहीं की गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और ख़दशात का इजहार किया जा रहा है कि डेफिनेटली जो रकम बताई गई है उसमें हमें 17 अरब तकरीबन रिक्वायर्ड हैं, ताकि हम अपना जो प्रोसेस है, प्रोसीडिंग्स है, काम है, उसको आगे चला सकें। तो डेफिनेटली ये काफ़ी कंसर्निंग और अलार्मिंग चीज़ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। एक जानिब कहा यह जाता है कि तैयारियां पूरी हैं, हर तरह से तैयारियां, बल्कि हम 2 स्टेप फॉरवर्ड चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि जो फंड्स हैं, रकम नहीं दी जा रही, उसके बाद इलेक्शन वक्त पर करवाना वो किस तरह से पॉसिबल हो सकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। 17 अरब रुपये दरकार है फौरी तौर पर। रकम की फराहमी के लिए वजारत ख़जाना से 12 रिजू किया गया। वजारत ख़जाना की जानिब से ताहाल कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। तो आम इंतखाबात के लिए जो मुख्तस रकम है वो ताहाल रिलीज़ नहीं की गई और बहुत कम वक्त रह चुका है। इलेक्शन में 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर किया गया है आम इंतखाबात के लिए, लेकिन ताहाल जो फंड्स दरकार हैं वो ही मुहैया नहीं किए गए। बिल्कुल, जब ऐसे मामला होंगे तो फिर शकुक व शुबहात भी पैदा होंगे, खदशात भी पैदा होंगे और बहुत सारे भाम सामने आएंगे। इसी पर तमाम तर सूरत हाल पर मज़ीद बात करते हैं। मैं जॉइन की हमारे नुमाइंदा शबिया नकवी ने। शबिया नकवी, इस मामले की क्या सूरत हाल है, बताइएगा ज़रा तफसीलन, और ये बताएँ कि क्यों वज़ारत ख़जाना की जानिब से ये रकम रिलीज़ नहीं की जा रही और इलेक्शन कमीशन अब क्या करने जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम आज की बात करें तो जो हफ्ते का आगाज़ ही है वो काफ़ी धमाका खेज किस्म का हुआ है कि पहले सुबह इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिया कि जो इलेक्शन के लिए जो जितने भी फंड्स थे, जो मुख्तस फंड किए गए थे, उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा। सिर्फ 10 अरब रुपये दिए गए हैं, जबकि इंतखाबात के हवाले से बजट में 42 अरब थे, 32 अरब बाकी रहते हैं और 17 अरब की फौरी तौर पर ज़रूरत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से बार बार ना सिर्फ रजू किया बल्कि तहरीरी तौर पर भी उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो जो पैसे हैं वो इलेक्शन कमीशन को दें, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, जिस पर आज जो है सेक्रेटरी जो है ख़जाना उनको यहाँ पे तलब किया गया। इसके साथ साथ जो निगरान वज़ीर आज़म है उसको भी इस मामले पे ख़त लिखा जाएगा, जो कि तफसीलन सारे मामलात के हवाले से उनको ब्रीफ किया जाएगा। इसके बाद हमने ये देखा कि आज इलेक्शन कमीशन में MQM के, NP के और ये यहाँ पे वफूद भी आए और उन्होंने भी जो है अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हल्का बंदियों के हवाले से उन्होंने वो भी जाहिर किए। MQM का यही कहना था कि पीपल्स पार्टी को जो है वो सिंध में सपोर्ट किया जा रहा है और सिंध के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो पूरी तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे एतराज़ात को रद्द कर दिया गया, जबकि पीपल्स पार्टी के सारे एतराज़ात जो हैं उनको
को देखा गया, उनका हल निकाला गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है हल्का बंदियां उन्होंने 30 नवंबर कही थी, 30 नवंबर को ही हल्का बंदियां की जो था फाइनल जो नोटिफिकेशन था वो सामने आया। लेकिन अब बाकी मामलात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स की जरूरत है, जबकि जो वजारत खजाना है उसकी तरफ से शबिया नकवी ये बताइएगा कि 43 अरब का कहा गया था कि 43 अरब की जो मुख्तस है रकम वो इस मामले के लिए आम इंतखाबात के लिए उसको मुख्तस किया गया। अभी जो स्टैट्स हैं वो ये हैं कि 10 अरब रिलीज़ कर दिया गया है और 17 मजीद रिक्वायर्ड है। कोई टाइम फ्रेम बताया गया था कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर इतनी रकम जो है वो दी जाएगी, रिलीज़ की जाएगी? जी बिल्कुल, जब ये 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे तो यही कहा गया था कि जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन की डिमांड होगी वजारत ख़जाना उनको ये जो फंड्स हैं ये मुहैया करेंगे। और शुरू जो है वो 10 अरब रुपए से किया गया था, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि मुख्तलिफ जो है हल्का बंदियाँ हैं, उसके अलावा इंतखाबात का एक शेड्यूल आना है, RODROs के जो मामलात हैं, इन सब के लिए जो है इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी फहरिस्तें हैं जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को मजीद फंड्स की ज़रूरत है। लेकिन तब जो ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को जब भी वो डिमांड करेगा उसको ये पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि उनके बारहा कहने के बावजूद जो है वजारत खजाना ने उनको अभी तक 17 अरब रुपए जो हैं वो नहीं दिए, जिस पे आज जो सेक्रेटरी खजाना है उनको भी बुलाया गया है और जो वजीर आजम है उनको भी आज ही तफसीली खत लिखा जाएगा। जी ठीक है शबिया, ये भी बताएं कि अगर ये रकम अभी फौरी रिलीज़ नहीं की जाती, क्योंकि उस पर कोई जवाब सामने नहीं आया वजारत ख़जाना की जानिब से, अगर ये रकम अभी फौरी रिलीज़ नहीं की जाती तो क्या ये प्रोसेस जो है ये जुलाहे अमल जो है काम जो है प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, उसमें डिले आएगा, काम मुतासिर होगा? जी बिल्कुल, जब इलेक्शन के मामला शुरू हुआ था और जब इलेक्शन के हवाले से ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन होंगे तो नहीं होंगे, तो एक जो पॉइंट सामने आया था कि पैसे नहीं हैं आम इंतखाबात के लिए जो करवाए जाएं। इस पर हमने ये देखा कि बजट जब आया तो फिर पैसे जो हैं वो मुख्तस किए गए कि 42 अरब रुपए दिए जाएंगे और इलेक्शन होंगे। ताहम जितना भी प्रोसेस है उसके लिए पैसे तो रिक्वायर्ड हैं, लेकिन बात यह है कि जब तक वजारत ख़जाना पैसे नहीं देगी तो मुख्तलिफ जो मामलात हैं वो आगे नहीं चल सकेंगे। और इसके साथ आज जितने जो सियासी वफूद यहाँ पे भी आए थे उनका ये कहना था कि ये जो छोटे छोटे इक़दाम हैं अगर ये नहीं हुए तो ये अवाम जो है जो कि एक दफ़ा तसल्ली में आ गई थी कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। और उसके बाद पॉइंट शबिया, मैं आपके इसी पॉइंट में एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि अवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 फरवरी को ही अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अगर ऐसे प्रोसेस हमारे सामने आएंगे, ये चीज़ें डिले हमारे सामने आएगा, तो वो जो डेफिनेटली जो अबहाम है, जो क्यूरोसिटी है, जो तजस्सुस है, वो चीज़ें फिर जन्म लेंगी और लोगों को शकों को शुबहात पैदा हो जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो 2 से 3 दरखास्तें जो हैं वो इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन में दायर हो चुकी हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं अमन अमान की सूरत हवाले से भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके साथ अगर अब हम मेन बात फ़ंड्स की है कि अगर हम फ़ंड्स की बात करें कि इलेक्शन कमीशन के बाद पास फ़ंड्स ही नहीं होंगे तो जो दिसंबर के शुरू दिनों में कहा यह जा रहा था कि इंतखाबी फहरिस्तें जारी कर दी जाएंगी, इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, तो उस हवाले से जो अब हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। लोग जो है एक बार फिर बेयकीनी का शिकार होते नजर आ रहे हैं। सिर्फ लोग नहीं, जितनी सियासी पार्टियां हैं उनका भी हम यही बिल्कुल डेफिनेटली जब इस तरह के पॉज आएंगे, जब इस तरह के कंसर्न रेज होंगे, लोगों के शिकों को शुबहात भी पैदा होंगे और डेफिनेटली जो लाहे अमल है वो भी मुतासर होगा। शबिया नकवी, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से, तमाम तर मामले के हवाले से तफसीलन आगाह किया और ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये इस वक्त एक मामला है, उस पर डेफिनेटली वजारत ख़जाना का जवाब आना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमें नज़र आ रहा है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। नून लीग की ग्राउंड पोजीशन अच्छी नहीं है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से ही इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का कहना है कि इलेक्शन में इत्तेहाद बनते रहते हैं, पंजाब में किसी से बातचीत हो सकती है। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हर जगह से भरपूर मुकाबला करेगी। इलेक्शन के लिए नून लीग समेत कुछ सियासी जमातें तैयार नहीं हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने ये स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग की ग्राउंड पोजीशन अच्छी नहीं है। हमें नज़र आ रहा है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है।
बिल्कुल, ये पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स हैं। पीपल्स पार्टी के ये इल्ज़ामात कह लीजिए। नून लीग के ग्राउंड पर पोजीशन अच्छी नहीं है। ये रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, मैदान छोड़कर भाग रही है। और इन कंसर्न्स का इससे पहले हमने देखा कि खुर्शीद शाह सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, वो भी कुछ कंसर्न्स रेज़ कर चुके हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के जो शर्जील इनाम मेमन है, उनका कहना है कि नून लीग की ग्राउंड पर जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। और उनको नज़र आ रहा है कि नून लीग इस इलेक्शन से राह फ़रार इख्तियार करना चाहती है, इसे भागना चाहती है। और इससे पहले यही बात पीपल्स पार्टी की जानिब से खुर्शीद शाह ने सामने रखी और कहा कि इलेक्शन होने से पहले इंतखाबात मुतनाज़ बनाए जा रहे हैं। और वो भी ये बात कर चुके हैं कि एक पार्टी के सरबराह को वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली बयानात में कुछ तज़ादात भी हैं। पीपल्स पार्टी के बयानात के अंदर ये चीज़ वाज़ेह है कि एक जानिब तो ये बात की जा रही है कि राह फ़रार इख्तियार किया जा रहा है, नून लीग भाग रही है इलेक्शन से, लेकिन दूसरी जानिब खुर्शीद शाह ये बात कर रहे हैं कि ग्राउंड तैयार किया गया है नून लीग के लिए। तो डेफिनेटली ये कॉन्ट्रडिक्शन तो बयानात में नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सियासी और जज्बाती बयानात से नहीं, पॉलिसी इक़दामात से महंगाई से निजात मिलेगी। मुतफ़िक़ा कौमी मौशी मंशूर ही मुल्क को मसाइल की दलदल से निकाल सकता है। तारीख़ गवाह है कि अवाम को महंगाई से निजात नून लीग ने दिलाई है। नवाज शरीफ की क़यादत में कौमी तरक्की के मुआशी मंशूर पर अमल करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर दी थी, जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफ़िक़ है। अवाम महंगाई से निजात और मुआशी खुशहाली चाहते हैं, ये कहना है शहबाज शरीफ का। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि इलेक्शन होने से पहले ही इंतखाबात मुतनाज़ हो गए हैं। एक पार्टी के सरबराह को वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये लोग बड़े वसूख से कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, बाकी तमाम पार्टियां खामोश हैं। अब इनको प्रोटोकॉल दे, लेकिन इलेक्शन तो शफाफ करवाएं। ये खुर्शीद शाह का बयान सामने आया और खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। इससे पहले शर्जील इनाम मेमन वो भी ये बात कर रहे हैं कि नून लीग राह फ़रार इख्तियार कर रही है, मैदान से भाग रही है। और ये वो तमाम तर मामला है जिस पर ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। और सियासी मैदान से बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा आपके वक्त के लिए। शैला साहिबा, डेली एक नई स्टेटमेंट आती है पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बड़ी जिम्मेदारी से स्टेटमेंट्स देते हैं। अगर इतने खदशात हैं तो इलेक्शन कमीशन या मुतालिका जो फोरम है वहाँ पर क्यों नहीं जाया जाता? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, स्टेटमेंट देना बड़ा राइट है, ऐसा तो नहीं है कि इजहार पर पाबंदी हो। और सारी चीजों के लिए तो कुछ भी इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि किस तरह फंड से CMLN के लोग अपने साथ मुताल्लिका सेक्शन को लेकर काम करते थे रहे हैं। कहीं सेक्टरलिटी नजर आ रहे हैं कैंडिडेट के साथ कहीं तो, और ये तो आज तक चलकर एलिगेशन दे सकते हैं कि किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पर प्रोटोकॉल लेके उभर रहे हैं और जमात से क्या हो रहा है। तो हम समझते कि इलेक्शन कमीशन को भी लेकर लिख चुका है उमर सैफ और फवाद हसन के वक्त के भाई किस तरह के लोग जाए जा रहे हैं, उनकी एफिलिएशन है। तो यही तरीका है कि शैला साहिबा, एक जानिब आपके चेयरमैन कहते हैं कि हम इलेक्शन में 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, दूसरी जानिब रहनुमा कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आपको नहीं लगता है इससे आपका अपना वोटर कंफ्यूज हो जाएगा? उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम सरप्राइज देंगे, क्योंकि उनको मसला है, वो कंफ्यूज है अपने बदलने के बदलने से। हमारा वही बयानिया है, तो हम तो कह रहे हैं हम अपने बयानिए के साथ सरप्राइज देंगे, लेकिन दूसरे अपने बयानिए से हटके सहूलतकारी कर रहे हैं, कैंपेन चलाने के बजाय ये हरकत हो रही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और जिस तरह से पीपी के रहनुमा जिम्मेदारी से बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि MQM ने हल्का बंदियों और लेवल प्लेइंग फील्ड पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए हैं। और मज़ीद कहा गया है कि हल्का बंदियों से मुतालिक ख़दशात, एतराज़ात और उनके अजाले के लिए मुत्तहिदा का वफ़द इलेक्शन कमीशन पहुँच गया। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, जावेद हनीफ और अब्दुल हफीज़ पर मुश्तमिल वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और अपने ख़दशात से मुतालिक आगाह किया है। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बड़ी उम्मीद है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि सिकंदर सुल्तान राजा के नीचे टीम कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारे एतराज़ात इतने वाज़े थे कि सबने इत्तफाक किया। मुल्क भर में निगरान हुकूमतें आ गई हैं, मगर सिंध में हम निगरान हुकूमत के मुंतज़िर हैं। हुकूमत का में इंतजार है, क्योंकि जो हुकूमत आई है वो निगरां नहीं है, उस पार्टी की निगरां नजर आती है। निगरां हुकूमत वजीर आला हाउस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज है और इसके असरात इलेक्शन कमीशन तक पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। सिंध में निगरां हुकूमत का उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील एनाम मेमन का कहना है कि MQM और नून लीग का इत्तेहाद 0-0 के मुतरादिफ है। MQM जानती है कि उनकी मर्जी से हल्का बंदी की जाए, अगर ऐसा है तो वो इलेक्शन में ना जाएं, सीधा हुकूमत में चले जाएं। किसी को धांधली की इजाज़त नहीं होगी, वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तो आपको ये बताएं कि ये कहा गया है शर्जील एनाम मेमन की जानिब से। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वो कहते हैं कि MQM और नून लीग का इत्तेहाद 0-0 के मुतरादिफ है। MQM चाहती है कि उनकी मर्जी से हल्का बंदी की जाए। हमने तो देखे जी लाहौर बना दिया, इतना अच्छा लाहौर बना दिया। आपने पूरे पाकिस्तान में क्या किया वो बताए ना, आप पूरे पंजाब में क्या किया वो बता देना। आप सिर्फ एक लाहौर की मिसाल देकर आप ये पैगाम दे रहे हैं कि जी आपने बस सिर्फ और सिर्फ पूरी मेहनत, आपने पूरा पाकिस्तान उस लाहौर को समझा। कि जी आप बताएं कि आप कोई गिनवा सकते हैं, आप 3 दफा इख्तियार में है कि पाकिस्तान में कोई एक हॉस्पिटल आपने बनाई हो सरकारी, एक हॉस्पिटल बता दें। पूरी PMLN की लीडरशिप में कोई एक ऐसी हॉस्पिटल बता दें, उन्होंने बताएं कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बनाई हो। आज भी इलाज कराने के लिए हमारी लीडरशिप मुल्क से बाहर नहीं जाती है, हमारी लीडरशिप के इलाज यहाँ पाकिस्तान में होते हैं। सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं इसी तमाम पर मामले पर बात करने के लिए। सलमान साहब, आप लोगों की जो एतराज़ात थे इलेक्शन कमीशन ने सुने नहीं या फिर सुनना नहीं चाहते थे, ये मामला क्या है? बिकॉज जो स्टेटमेंट दी गई है वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जो उनकी टीम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, अभी उनसे कांटेक्ट करेंगे। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन ये है सिंध में कि पीपल्स पार्टी एक जानिब है तो दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। और MQM के जिस तरह से बातें इत्तेहाद की चल रही हैं नून लीग के साथ, तो उस पर पीपल्स पार्टी की भी स्टेटमेंट सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि MQM चाहती है कि उनकी मर्ज़ी से हल्का बंदी की जाए। अगर यही सब आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सीधा हुकूमत में चले जाएं। MQM को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। शर्जील एनाम मेमन की जानिब से एक तनकीद की गई। इसी पर हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा MQM हैं। अबू बकर साहब, बताइएगा एग्जैक्टली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एतराज़ात क्या हैं और क्या एतराज़ात लेकर आप गए थे इलेक्शन कमीशन में और उस पर क्या फीडबैक मिला? जी, एतराज़ात ये थे कि ये जो अभी डीलिमिटेशन का मामला हुआ था, तो डीलिमिटेशन पे एतराज़ात हमने भी डाले थे और दीगर सियासी जमातों ने भी उस पे एतराज़ात अपने अपने हिसाब से लगाया था। लेकिन उस पे जो अभी सामने जो चीज आई है उसमें जो पीपुल्स पार्टी की तरफ से एतराज़ात थे, जैसे सखर है, सखर के अंदर इन्होंने, सखर के शहर के अंदर हमारा वोट बैंक है, लेकिन उस वोट बैंक को भी इन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि वो, अगर हमारा सपोज कर लेते हैं कि 10,000 वोट था, तो वो 10,000 वोट को भी 2,500 का रूरल एरिया के साथ उन्होंने तकसीम कर दिया। यही सूरत हाल इन्होंने हैदराबाद में भी की है, मीरपुर खास में भी की है और कराची में भी कोरंगी का इलाका है, उसमें भी केमाड़ी के अंदर, मलीर के अंदर। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जिसके ऊपर हमने एतराज़ात और इलेक्शन कमीशन को भी इस बात पे हमने अपने
तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसपे उन्होंने एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, और उन्होंने आज 4 तारीख को बुलाया था। तो आज हमारे कुछ लोग गए हैं वहाँ पे, खालिद मकबूल भाई भी गए हैं और दीगर लोग, और उनको अपने एतराज़ात से आगाही फराहम करने के लिए कि ये एतराज़ात हमने भी लगाए थे, हमारे एतराज़ात को आपने नहीं सुना, जबकि दूसरी जानिब से जो एतराज़ात थे आपने उसको एक्सेप्ट भी किया और उनके मुताबिक जो है ना तमाम चीज़ें कर दी। चले, यानी थोड़ी देर तक वो भी खबर सामने आ जाएगी। उस हवाले से भी अबू बकर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक़ है और जो MKM को एतराज़ात हैं उन पर बात कर रहे थे। आज दोबारा से बुलाया गया है और दोबारा से आज इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे और एतराज़ात पर ही बातचीत चल रही है। तो इस पर मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान लाइव में वो शामिल करेंगे। अभी हम शामिल करें एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने का सिलसिला भी जारी है। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास जारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उम्मीदवारों से इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा भी शरीक हैं। तो आज रावलपिंडी डिवीजन के इजला अटक, रावलपिंडी, चकवाल और जहलम के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। पार्टी कायद नवाज शरीफ उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास 2 दिसंबर को हुआ था। उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने का सिलसिला जारी है और मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब हसन काज़मी ने। ज़ुहैब, ये बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, क्या प्लानिंग की जा रही है नून लीग की जानिब से, और ये बताएं कि कौन कौन सी लीडरशिप वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आइंदा इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, जिसके सिलसिले में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास है। और दूसरे इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो रावलपिंडी डिवीज़न के 3 इजला, जिनमें अटक, रावलपिंडी और चकवाल शामिल हैं, इन 3 इजला के जो हैं वो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, उनके इंटरव्यू जो है वो कर रहे हैं। इंटरव्यू मरहलावार किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जो है PP 9 से लेकर 9 और PP 10 जो है और PP 8 से लेकर 13 तक के जो इंटरव्यूज़ हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यू किए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो इन तीनों अजला के, जो रावलपिंडी डिवीज़न के 3 अजला हैं, रावलपिंडी, अटक और चकवाल, इनके जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो 11 हैं और 11 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए जो है ये इंटरव्यू किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए तो इन्हीं तीनों अजला की जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो तकरीबन 23 नशिस्तें जो है वो बनती हैं, जिनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो किए जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उम्मीदवारान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट के वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं। टोटल 126 अफराद बनते हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिनका इंटरव्यू जो है वो किया जा रहा है। और अगर पार्टी क़यादत की बात की जाए तो पार्लिमानी बोर्ड जो इजलास हो रहा है उसकी इजलास की सदारत जो है वो साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो है नवाज शरीफ वो कर रहे हैं। उसके साथ जो शहबाज शरीफ हैं, ये दोनों शख्सियात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं ये इजलास की सदारत कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी इस इजलास में शरीक हैं, जिनमें पाकिस्तान सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह, सरदार एयाज सादिक, मरियम नवाज भी जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मुस्लिम लीग नून की, वो भी इस इजलास में शामिल है। दीगर जो सीनियर क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिनमें ये बताएं कि ये जो इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यू किए जा रहे हैं, इसके लिए अभी दूसरा इजलास है, कितने मजीद इजलास होंगे, एक तो ये बता दें और दूसरा ये भी बता दें कि कहा जा रहा है मौलाना फजल रहमान भी आज मुलाकात करने के लिए वहाँ पर आएंगे नवाज शरीफ से, उस हवाले से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगर इजलास की बात की जाए, ये जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है, पहले जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 9 इजलास जो है उनका शेड्यूल जो है वो दिया गया था, जिसमें तकसीम किया गया था ऑल ओवर पंजाब को और बलूचिस्तान, KP के और सिंध के जो इजलास थे, और जिसमें मखसूस नशिस्तों के लिए जो उम्मीदवार है उनका भी एक दिन मुख्तस किया गया था इजलास के लिए। ताहम उसके शेड्यूल में कुछ तब्दीली जो है वो लाई गई है, जिसके बाद जो है आज जेलम के भी जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए जाने थे, ताहम उनको भी जो है वो पोस्टपोन किया गया और अगली तारीख दोबारा जो है अगले पार्लिमानी बोर्ड में जो है वो किया गया। आज सिर्फ 3 अजला के जो है हो रहे हैं। तो
तो ये जो शेड्यूल है इसको में तब्दीली लाएगी है। 7 तारीख को जो है वो नवाज शरीफ ने जाना है, जो इस्लामाबाद जाएंगे, वो कोर्ट में पेश भी होंगे अपने अदालती केस की। उसके 22 जो है इस शेड्यूल में तब्दीली लाएगी। ऐसे ये 9 मरहले थे जिसमें एक मुकम्मल काम होना। मौलाना फजलुर रहमान की बात, जी मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की बात की जाए तो कहा यह जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो 2 बजे तक जो है वो मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंचेंगे और नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। और कुछ देर तक जो है मौलाना फजलुर रहमान की आमद जो है वो यहाँ पर मौजूद होगी। और पार्टी ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, तो वो फजलुर रहमान से जो है वो मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है आइंदा के इंतखाबात जो है उसमें सीट एडजस्टमेंट और दीगर जो अहम मामला पर बातचीत होगी। 2 बजे का वक्त डिसाइड किया गया, फिर अब से कुछ देर बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान GIU के सरबराह वहाँ पर पहुँचेंगे और एक अहम मुलाकात उनकी होने जा रही है नवाज शरीफ से और सीट एडजस्टमेंट की बात भी हो सकती है। बहुत सारे लाहेमल जो हैं वो मिलकर इख्तियार किए जाएंगे इस मामले पर। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन नैब ने कहा कि कोई इदारा अकेले करप्शन खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। हर एक को डराना शुरू कर देंगे तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा। कारोबारी हजरात डरने की बजाय मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने लाहौर ब्यूरो में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि करप्शन एक नासूर है, कोई इदारा अकेले करप्शन खत्म नहीं कर सकता। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नैब एक प्रोफेशनल बॉडी बन के रहेगी, बन रही है और बड़े महज़ब तरीके से हम लोगों से पेश आएंगे। अगर हम नहीं करें तो नैब अपने काम में फेल होगी। राजदारी के साथ, शाइस्तगी के साथ, ये हमारे बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स होंगे। हम गैर जरूरी तशहीर से इज्तनाब करेंगे। चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब किसी को तंग नहीं बल्कि हिफाजत करेगा। कोई फर्द वाहिद, कोई एक सिंगल अदारा इस मुल्क को करप्शन से आजाद नहीं कर सकता। अगर नैब की वजह से हमारे माशरे में, हमारे दफातर में कोई खौफ है तो नैब फिर अपना काम नहीं करता। नैब आपको तंग नहीं करेगी, आप खुल के बढ़ चढ़ के मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी रोल अदा करते रहे। जो नैब है आपकी मुहाफिज होगी, आपकी मावनत करेगी। हमने सिर्फ एक चोर को पकड़ना, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा अब भी मंजिल बड़ी दूर है, नैब को प्रोफेशनल इदारा बनाकर रहेंगे। तकरीब में मुतासरीन में 3.5 अरब रुपए के चेक भी तकसीम किए गए। एक और अहम खबर है स्मॉग के हवाले से। अगर बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने पानी ज़ाया करने वाले घरों को 10,000 जुर्माना किया, जबकि कमर्शियल कनेक्शन पर पानी ज़ाया करने पर 20,000 जुर्माना करने का भी हुक्म दिया गया है। बंद फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाएगा और मालिकान को बयान हल्फी जमा करवाने दें। मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि फार्म हाउसेज में शादियों के फंक्शन रात 4 बजे तक हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स भी जानेंगे अपने नुमाइंदे से। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज स्मोक के हवाले से ये खबर सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इसकी डिटेल्स भी जान लेते हैं। सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, बताइएगा लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस के हवाले से क्या अहम रिमार्क्स दिए हैं? लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के दारू के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। डीजी माहौलियात में दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए हैं। अदालत में सील होने वाली फैक्ट्री को डी सील के लिए जुडिशल वाटर कमीशन से रिव्यू करने की हदायत कर दी। अदालत ने बार बार आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को 10 लाख रुपए जुर्माना करने की हदायत कर दी है। महकमा माहौलियात जो फैक्ट्रियां सील की हैं, इंडस्ट्री मालकिन ने खुद से डी सील कर दी है। डीजी माहौलियात ने अदालत को ये भी बताया कि खुद से इंडस्ट्रीज वाले डी सील कर लेते हैं। महकमा माहौलियात के अफसरान से हलफनामा लिया है कि वो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं है। जो अफसरान रूल की खिलाफवर्जी करेगा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीजी माहौलियात ने ये अदालत में यकीन दहानी करवाई है। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फरूख में दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की है। अदालत ने डीजी माहौलियात की रिपोर्ट से इत्मीनान का इजहार किया है और अदालत ने इत्तेहाद स्टील मिल को 10 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इत्तेहाद स्टील मिल को अभी सी रहने की हदायत की है। रात को आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां चलती हैं। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन की जानिब से अदालत में बताया गया। अदालत ने ये हुक्म दिया कि पानी जाया करने वाले घरेलू सार्वजनिक के लिए 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाए, जबकि अदालत के पानी के बेदरज इस्तेमाल करने वाले कमर्शियल सार्वजनिक को 20,000 रुपए जुर्माना करने की भी हदायत कर दी है। रात 10 बजे तक के बाद अदालत के हुक्म पर जोहर टाउन 36 कैफे सील किए गए हैं। मेंबर जुडिशल कमीशन की जानिब से अदालत में बताया गया है और अदालत ने इस्तफसार किया कि मौसमी बारिश का क्या बना है, कब बरसा रहे हैं। सरकारी वकील ने बताया कि प्लानिंग वगैरह जारी है, जिस पर प्लानिंग अभी जारी है। बहुत शुक्रिया सुलेमान अवान। उधर साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। शामी मुत कुरैशी पर फर्द जुर्म लगाया जाएगा। साइफर केस की डाला जेल में समाअत, मुलजमान में चलान नकूल की कॉपियां तकसीम की गईं।
खसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। मुल्ज़िमान के वक्ला, अहल खाना और मीडिया के नुमाइंदे कमरा अदालत में मौजूद रहे। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्ज़िमान में चलान की नकूल भी तकसीम की जा चुकी हैं। साइफर केस का यहाँ मामला है और अब ये पेशरफ सामने आ रही है कि साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। और तफसीलात के मुताबिक मुल्ज़िमान में चलान की नकूल भी तकसीम कर दी गई हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल सईद अब्बासी, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, आज साइफर केस की समाअत जो है अडियाला जेल में हुई। खसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन भी अडियाला जेल पहुंचे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला भी अडियाला जेल में पेश हुए और इसके अलावा जो FIA प्रोसिक्यूटर ने रिजवान अब्बासी वो भी अदालत में पेश हुए। तो चलान की नकूल है वो आज फराहम कर दी गई है। दोनों मुल्ज़िमान साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों को जो नकूल है वो फराहम की गई है केस की। और साथ ही जो समाअत है वो 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी की गई है और कहा गया है कि 12 दिसंबर को अब फर्द जुर्म की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। ये अदालत की जानिब से ठीक है। आदिल सईद अब्बासी, तफसीलन अपडेट किया है मामले के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। PTI में इंट्रा पार्टी के नाम पर ढोंग रचाया गया। PTI को आइन के मुताबिक ना चलाया तो पार्टी कानूनी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर शेर बाबर का कहना है कि साबिक चेयरमैन PTI के नाम वीडियो पैगाम कहा जारी इलेक्शन की वजह से PTI मज़ीद खतरात से दोचार हो गई है। पार्टी के बानी रहनुमाओं और कारकुनों को बुनियादी आइनी और कानूनी हक से महरूम किया गया है। कारकुन आपके लिए डंडे खाते हैं और जेलें भुगतते हैं, उन्हें वोट के जमहूरी और आइनी हक से महरूम क्यों कर रहे हैं? ये कहना है अकबर एस बाबर का। ये बुनियादी चीजें, बुनियादी तकाजे किसी भी इलेक्शन के जो है वो पूरे ही नहीं किए गए और एक इलेक्शन का नाटक रचाया गया। तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद खतरात और इसका जो सियासी वजूद है आने वाले इलेक्शन में और बल्ले का निशान है वो खतरात बढ़ जाएंगे। मैं आपसे ये मुतालबा करता हूं कि फिल फॉर इस इलेक्शन के नाम पे ये जो ढोंग रचाया गया इसको कलअदम करार दें और फौरन एक शफाफ इलेक्शन कमीशन इसकी तश्कील दी जाए, इलेक्शन के कवायद ज़वाबित सामने लाए जाए, वोटर लिस्ट सामने लाई जाए, कागजात नामजदगी सामने लाई जाए और वर्करों को एक मौका मिले कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके। खबर यह है कि नौकरी की तलाश में 80 अफराद गुर्दों से हाथ धो बैठे हैं। नौसरबाजों का नौकरी के नाम पर घिनौना खेल पकड़ा गया है। लाहौर से गैर कानूनी तरीके से गुर्दे निकालने वाला गिरोह कानून की गिरफ्त में आ चुका है। मुतासरा शख्स ने पैसे न मिलने पर सारा भांडा फोड़ दिया। पुलिस की मुतासरा शख्स की निशानदेही पर ही कार्रवाई, 3 मुल्ज़िमान को धर लिया गया है। तो ये अफसोसनाक अमल जिसे पुलिस की निशानदेही पर पकड़ा है। मुतासरा शख्स ने पैसे न मिलने पर भांडा फोड़ा और मुतासरा शख्स की निशानदेही पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ज़रूरतमंद अफराद को इस्लामाबाद ले जाकर गुर्दे निकलवाए गए। मुल्ज़िमान की निशानदेही पर ये पूरा ग्रोह पकड़ा गया है। मुल्ज़िम शहरियों को डॉक्टर आदिल के हवाले करते थे। SP सदर की जानिब से ये बताया गया। नौकरी की तलाश में 80 अफराद के गुर्दे निकाले गए। लाहौर से खबर है जहाँ नौसरबाजों का एक ग्रोह पकड़ा गया है। इसी पर तफसीलात भी जानते हैं शराज निसार से। जी शराज, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, लाहौर में एक बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। लोगों को नोक ने वर्गला कर उनके गुर्दे निकाले गए और 80 अफराद के गुर्दे निकाल लिए गए। जो मुलजम पकड़े गए हैं, सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं। SP सदर सिद्रा खान और ASP और SHO हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तफसीलन जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमें 2 तारीख को एक एप्लीकेशन मौसूल हुआ था अकरम नामी शख्स की, एंड विदिन 48 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह ASP साहब और SHO सतवकतला उनकी
टीम ने बहुत मेहनत की और वी वर एबल टू एप्रीहेंड वो लोग जो मेन फैसिलिटेटर थे लाहौर में, रज़ा नामी, जिसके साथ 2 और लोग थे, लियाकत और जुल्फ़िकार, वो इन्वॉल्व थे। वो लोगों को तकरीबन 80 से 90 लोगों को उन्होंने नौकरी का झांसा दे के उनके मेडिकल के बहाने ये गुर्दे उनसे निकलवाए इस्लामाबाद में। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 मेन फैसिलिटेटर्स जो लाहौर में मेन ऑपरेट करते थे उनको अरेस्ट कर लिया, उन पे FIR हो गई है और इंशाल्लाह उनको कैफे कर। ASP रायविंड भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल उनसे जानते हैं कि किस तरह टीम की सरपरस्ती करते हुए मुलमान को पकड़ा गया। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली उसमें इस्लामाबाद में कुछ नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं, वो इस पूरे रैकेट को सुपरवाइज़ कर रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व हैं। फिर हमने अपनी रेडिंग टीम्स तश्कील दी और जो 3 मेन फैसिलिटेटर्स हैं, लियाकत, जुल्फ़िकार और रज़ा मसीह, इनको हमने अप्रहेंड किया और अभी मज़ीद हमारी इंटेरोगेशन और वर्किंग जारी है और हम जो आगे का रैकेट है उसको भी ब्रेक करेंगे। SHO हाशिम, SHO सत्तू कतला जहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया उससे भी जानते हैं। जो मेन मरकज़ी मुलज़मान थे उनको हमने पकड़ लिया और हमने FIR दर्ज करके अब हम इससे आगे, अभी ये पहली सीढ़ी है जैसे ASP साहब ने बताया, हम इससे आगे जो है अब जा रहे हैं कि जो मेन बंदे हैं जो इसको ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला दे वुड बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो गैर कानूनी तौर पर नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकाल लेते थे और बाद में जब लोगों को पता चलता था तो उनको कुछ पैसे भी दे दिए जाते थे। इस सनसनीखेज स्कैंडल में बहुत बड़े नाम भी अभी सामने आने वाले हैं। जी ठीक है शराज, बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की अदम फराहमी का भी मामला है। इलेक्शन कमीशन हुकाम से सेक्रेटरी ख़जाना की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है, इन्हें का फैसला भी किया गया। ख़त लिखा जाएगा। उन्हें ज़राए का बताना है कि इंतखाबात के लिए फ़ौरी तौर पर 17 अरब रुपए की ज़रूरत है। वज़ारत ख़जाना ने बार बार रुजू करने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। रवा माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ारत ख़जाना की जानिब से अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए गए हैं। बाकी रकम की फराहमी बग़ैर किसी माकूल जवाज़ के तातुल का शिकार है। यह क्या मामला है, रकम क्यों रिलीज़ नहीं की जा रही, ये बहुत बड़ा सवाल के निशान है और इस पर यह मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं, मैं जान किया है शबिया नकवी ने। शबिया नकवी, क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो सेक्रेटरी ख़जाना है उनको बुलाया गया था और तकरीबन 2:30 बजे के करीब जो है वो सेक्रेटरी ख़जाना इलेक्शन कमीशन में आए और अब से थोड़ी देर पहले जो उनकी मुलाकात थी इलेक्शन कमीशन में वो ख़त्म हुई है और उसके बाद वो बाहर निकले हैं। तो सहाफ़ियों ने सवाल किया कि फ़ंड्स के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन को 17 अरब दरकार हैं, तो आप क्या करेंगे? जिस पे जो सेक्रेटरी ख़जाना उन्होंने कहा कि हम 2 दिन के अंदर जो है ये फ़ंड्स मुहैया कर देंगे। उस पर उनसे पूछा गया कि कितने फंड्स आप मुहैया करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 17 अरब मांग रहा है। तो उन्होंने कहा कि जितनी ज़रूरत होगी हम उतने फंड्स जो हैं वो उनको मुहैया कर देंगे। तो अगर हम पहले की बात करें तो इससे पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से बारहा ना सिर्फ तहरीरी तौर पर बल्कि वैसे भी वज़ारत ख़जाना से रुजू किया गया, लेकिन वज़ारत ख़जाना ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। और आज हमने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से काफ़ी सख्त अल्फाज जो थे वो सामने आए कि उन्होंने ना सिर्फ वज़ारत ख़जाना में से जो है वो सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाया बल्कि वज़ीर आज़म को भी खत लिख के तफसीलात से आगाह करने के हवाले से बात की गई। अब से थोड़ी देर पहले जो मुलाकात ख़त्म हुई है उसमें ये बताया गया है, जो सेक्रेटरी ख़जाना ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए हैं कि जो फंड्स हैं वो 2 दिन के अंदर। लेकिन शबिया नकवी, तो आपने बता दिया कि 2 दिन के अंदर जितने फंड रिक्वायर्ड होंगे उतने रिलीज़ कर दिए जाएंगे। लेकिन ये बताइएगा कि क्या वजह बताई गई उनकी जानिब से? जब सहाफ़ियों ने सवाल किया, उनसे पूछा कि रिलीज़ क्यों नहीं किए गए, तो क्या रीज़न बताई गई? हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी ऐसी कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है तो उसके बाद अवॉइड किया जाता है मीडिया को और मीडिया से चीज़ें जो डिस्कस नहीं की जाती। ये क्योंकि वो एकदम से निकले थे, उन्होंने ये उम्मीद थी कि जब वो आए तब भी सारा मीडिया यहाँ पे था और उनसे बारहा ये सवाल किया गया कि आप जो है वो फंड्स क्यों रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी जब वो वापस आए उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने रीज़न क्या दी कि फ़ंड्स अब तक क्यों नहीं दिए गए। उन्होंने सिर्फ दो से तीन जो हैं वो जुमले बोले कि जो फंड्स जो हैं वो 2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाएंगे और जिस पर पूछा जब ये गया कि कितने फंड्स आप देंगे, कितनी रकम देंगे, कितने रिक्वायर्ड होंगे, कि जितनी इलेक्शन कमीशन को जरूरत होगी। ठीक है। अच्छा शबिया, ये भी बताएं कि फैसला कर लिया गया कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को भी लूप में लिया जाएगा, उनको बताया जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। ये ख़त कब लिखा जा रहा है, उनको फैसला कर लिया गया?
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से यही कहा गया था कि आज जो है वो जो निगरान वज़ीर आज़म है उनको ख़त लिखा जाएगा। अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी जो सेक्रेटरी ख़जाना यहाँ पे आए हैं, बातचीत हुई है, लेकिन फंड्स तो ताहाल नहीं रिलीज़ हुए। तो आज का ही कहा जा रहा था कि आज जो है वो निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखा जाएगा, उनको तफसीलात दी जाएंगी और जैसा कि जो भी अंदर जो मीटिंग हुई है, जो मुशावरत हुई है, उस पर एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक एलामिया जारी किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि वज़ारत खजाना का क्या मौक़िफ़ था फंड्स ना देने का और इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कहा गया। ताहम जो वज़ीर आज़म का बात है तो वो आज ही उनको ख़त लिखा जाना था। इलेक्शन कमीशन यही कह रहा था आज ख़त लिखा जाएगा, निगरान वज़ीर आज़म को आज ऑफिशियली ख़त भी लिखा जाएगा और इलेक्शन कमीशन का इस पर जवाब आना बाकी है। जो स्टेटमेंट होगा इस मुलाकात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा। डेफिनेटली वो तमाम तर मामले को इलेक्शन के हवाले से जो इस वक्त तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं उस मामले को वो क्लियर कर देगा। शबिया नकवी, आपने हमें तमाम तर मामले के हवाले से अपडेट रखा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इस अहम मामले के हवाले से। आगे बढ़ेंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने शोकाज नोटिस का जवाब जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दिया है। शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया कि 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। दरखास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएंगी। मेरी दरख्वास्तों पर ताहाल नंबर नहीं लगाया गया। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने यह जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी है। तो ये डेवलपमेंट है इस मामले में कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने शो कॉज नोटिस का जवाब अब जमा करवा दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा की। 2 आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है, दरख्वास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएँ। ये मौक़िफ़ अपनाया गया, जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दी है। एक बार फिर आपको पाकिस्तान लाइव में खुशामदीद कहेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी खबर शामिल करें और ख़बर ये है इस वक्त जो मुल्क में सियासी सूरत हाल चल रही है, मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के लिए पहुँचे हैं, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। जितने फंड्स इलेक्शन कमीशन को दरकार होंगे दे देंगे। सेक्रेटरी खजाना का ये बयान सामने आया है। अहम मामले पर फंड्स कब तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे ये सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से और उसका उन्होंने जवाब दिया 1-2 रोज़ में फ़ंड्स जारी कर देंगे। इमदादुल्लाह बौसाल का ये अहम बयान सामने आया। जितने फ़ंड्स इलेक्शन कमीशन को दरकार होंगे वो दे दिए जाएंगे। सेक्रेटरी ख़जाना ने सहाफ़ियों के सवाल पर उनको ये जवाब दिया है। फ़ंड्स के हवाले से एक मामला जो कि इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है और उस मामले पर ये सवाल किया गया सहाफ़ियों की जानिब से, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि 1-2 रोज़ में फ़ंड्स जारी कर दिए जाएंगे। जितने फ़ंड्स इलेक्शन कमीशन को दरकार होंगे वो देंगे। सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से ये कहा गया है। आम इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम रिलीज़ ना करने पर सेक्रेटरी ख़जाना का ये बयान सामने आया और कहा गया है कि फ़ंड्स, जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि फ़ंड्स कब तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे, उन्होंने जवाब दिया 1-2 रोज़ में फ़ंड्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे। इमदादुल्लाह बौसाल ने कहा है कि 1-2 रोज़ में फ़ंड्स जारी कर दिए जाएंगे। जितने फ़ंड्स इलेक्शन कमीशन को दरकार होंगे वो उन्हें देंगे। सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से ये कहा गया। फ़ंड्स कब तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे सहाफ़ी ने सवाल किया, जिस पर सेक्रेटरी ख़जाना ने जवाब दिया है कि 1-2 रोज़ में फ़ंड्स जारी कर दिए जाएंगे। हम रिलीज कर देंगे फंड। कब तक सर? 17 अरब मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, सर कितने देंगे? सर 2 दिन में कर देंगे सर। जो देगा सर कितने टोटल वो जो इलेक्शन की नीड होगी कब तक करेंगे सर? 2 दिन तक। आगे बढ़ेंगे और ख़बर शामिल करें। आम इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम रिलीज़ न करने पर सेक्रेटरी ख़जाना इलेक्शन कमीशन को तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म को भी आगाह करने का फैसला, तफसीली ख़त लिखा जाएगा। आइंदा इंतखाबात के लिए बजट में 42 अरब रुपये मुख्तस किए गए थे, लेकिन वजारत ख़जाना ने अब तक सिर्फ 10 अरब रुपये मुहैया किए। बाकी रकम की फराहमी बगैर किसी माकूल जवाज़ के तातुल का शिकार है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए फ़ौरी तौर पर 17 अरब रुपये के दरकार हैं। रकम की फराहमी के लिए वजारत ख़जाना से बारहा रुजू किया गया। वजारत ख़जाना की जानिब से ताहाल कोई मस्बत जवाब नहीं दिया गया है। तो ये मामला है अदम फराहमी का, 2024 फ़ंड्स की अदम फराहमी का मामला है आम इंतखाबात के हवाले से, जिस पर यह मामले पर अब मौक़िफ़ सामने आया है सेक्रेटरी ख़जाना का।
दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल का झगड़ा टिकट का है। दानियाल अजीज़ एक सूबाई हल्के के टिकट पर नाराज़ हो गए हैं। दानियाल अजीज़ की ख्वाहिश से मुताल्लिक पार्टी मेरिट पर फैसला करेगी। राना सनाउल्लाह की मीडिया से बातचीत उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। नून लीग ही मुल्क को बहरान से निकालेगी। तो अब से कुछ देर कबल मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। नून लीग ही मुल्क को बहरान से निकालेगी और उन्होंने ये भी कहा कि JOFA के साथ यानी कि मौलाना फजल रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चारों सूबों का दौरा करेंगे, ख़ास तौर पर वो सिंध भी जाएंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, खुशहाली की मंजिल हम तय करेंगे। और ये कहा गया उन्होंने कि आज हमने इंटरव्यूज़ किए, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए गए और नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत ये इंटरव्यूज़ किए गए हैं। दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल के मामले पर उन्होंने कहा कि इनके दरमियान टिकट का झगड़ा है। दानियाल अजीज़ एक सूबाई हल्के के टिकट पर नाराज़ हो गए। उधर लाहौर में मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात, आइंदा आम इंतखाबात समेत सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई है, जबकि सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक फार्मूले पर भी गौर किया गया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियाँ भी बनाने से मुताल्लिक बात की गई है। आइंदा आम इंतखाबात समेत दीगर मामलात भी ज़ेर गौर आए हैं और सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियाँ बनाने पर बातचीत की गई है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP में कमेटियाँ बनाई जाएंगी। लाहौर में मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से ये मुलाकात और आइंदा आम इंतखाबात समेत सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई है। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फार्मूले पर भी गौर किया गया है। इसके अलावा कमेटियाँ बनाने से मुतालिक भी बातचीत की गई। मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से ये मुलाकात और आइंदा आम इंतखाबात समेत सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई है। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फार्मूले पर भी गौर किया गया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां बनाने से मुतालिक भी बातचीत की गई। बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से एक अहम मुलाकात हुई है। आइंदा आम इंतखाबात समेत सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई है और सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक जो होगा मामला वो भी ज़ेर गौर आएगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। यहाँ मामले पर ज़ोहेब हसन काज़मी हमारे साथ मौजूद है, हमें इस मामले से अपडेट कर रहे हैं। ज़ोहेब काज़मी, बताइएगा ये मुलाकात अब भी जारी है, मुलाकात ख़त्म हो चुकी है और क्या फ़ैसला किया गया इस मुलाकात के अंदर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में फजल रहमान जो है वो कुछ देर पहले अपने JUI के पूरे वफ्द के साथ जो है वो यहाँ पर आए हैं और ये मुलाकात जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत है उनके वफ्द के साथ मुलाकात कर रही है और इस मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान जो है वो JUI के जो खास तौर पर KP के सिंध और बलूचिस्तान में जो सीट एडजस्टमेंट है उसके मामलात जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी अमूर पर जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। खास तौर पर आइंदा आने वाले इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली है जिसमें क्योंकि जो मौलाना फजल रहमान है वो PDM के सरबराह भी रहे हैं, तो मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में दीगर सियासी अमूर और दीगर सियासी पार्टियों के साथ मुलाकात करने के भी एक चीज़ वाज़ेह कर दीजिएगा, वो लाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, एक चीज़ जरा वाज़ेह कीजिएगा। इससे पहले आपको मालूम है कि हाफिज हमदुल्ला JOFA के उनका भी एक बयान सामने आया और कहा गया था कि जो मौलाना फजल रहमान है वो सदर होंगे। कोई भी पार्टी मुंतखब होती है, नून लीग होती है, पीपल्स पार्टी होती है, लेकिन सदारत जो है वो उनके पास होगी। क्या इस मामले पर बातचीत की गई? क्योंकि आज तो राना सनाउल्लाह ने इसको काउंटर किया और कहा कि ये मामला बाद के हैं, तो इस पर आज बात हुई? जी बिल्कुल, जैसा कि ये राना सनाउल्लाह ने भी इसके बारे में जो है जवाब देने से जो है वो अभी कतरा रहे थे, क्योंकि मौलाना जो राना सनाउल्लाह है उनका कहना है कि ये कबल वक्त है कहना। ताहम JUI की जानिब से जो है वो TV चैनल्स के प्रोग्राम में भी कहा जा चुका है कि अगर हुकूमत PTI की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो या पीपल्स पार्टी की हो, कोई भी इन दोनों जमातों में से अगर हुकूमत में आता है तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत में आती है तब भी सदर जो है उसके उम्मीदवार जो है वो फजल रहमान और वो होंगे। और ये बड़ी जो है वो मान के साथ ये बात जो है वो TV चैनल पे कही गई है। ताहम इस मुलाकात में भी ये जो है मुलाकात के बाद जो है बात सामने आएगी, अंदरूनी कहानी पता लगेगी कि क्या इस मुलाकात में भी इस मौजू पर जो है मौजू को ज़ेरे बहस लाया गया है कि नहीं। ताहम ये मुलाकात अभी जारी है और ये गुज़िश्ता ठीक है। ज़ोहेब, मैं कतई कलामी की मादरत चाहूँगा, आप सुबह से वहाँ पर हैं, गालिबन ये सवाल भी आपने पुट किया था राना सनाउल्लाह के सामने। आप तमाम तर मामला सुबह से देख रहे हैं, इंटरव्यूज़ वहाँ पर चल रहे हैं,
राना सनाउल्लाह मीडिया से आके बातचीत करते हैं। मामला कहां पर पहुंचा इस वक्त, मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, और ख़ास तौर पर ये बताएं कि जो दानियाल अजीज़ का एक मामला चल रहा है एहसन इकबाल के साथ, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, अगर दानियाल अजीज की बात की जाए तो बहुत क्लियरली जो राना सनाउल्लाह साहब है उनकी जानब से मैसेज दे दिया गया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक सीट जो है सूबाई असम्बली की नशिस्त जो है उसका मामला है। दानियाल अजीज जो है वो अपने बेटे को उस सीट पर जो है वो इलेक्शन के उम्मीदवार जो है वो देखना चाहते हैं, जबकि जो एहसन इकबाल हैं उनके भी बेटे जो हैं वो उनको अपनी इसी नशिस्त पर जो है उम्मीदवार देखना चाहते हैं। तो एक सीट का मामला है जिसकी वजह से दानियाल अजीज की जानब से मुख्तलिफ एक टीवी चैनल के बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल जो है शो का नोटिस भी दिया, उसके बाद दीगर चैनल्स पर भी हुकूमत के जो पार्टी के अहदेदारान हैं उनके खिलाफ जो है उन्होंने बातें की। ताहम राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि अगर मामला जो है वो अगर एक सीट का है तो इसको एक छोटी सी नारोवाल की सीट तक ही महदूद रखना चाहिए था, इसको पंजाब की सतह पर या फिर नेशनल चैनल्स पर बैठकर डिस्कस करना नहीं चाहिए था। ताहम ये मामलात जो हैं ये हल किए जा सकते हैं अगर पार्टी कायद की जानब से के पास ये मामला लेके आया जाए तो दोनों दानियाल अजीज और एहसन इकबाल के दोनों के अगर बेटे इस एक सीट के लिए लड़ना चाहते हैं तो ये मामला जो है वो पार्टी कायद हल कर सकते हैं अगर बैठकर दोनों को मेरिट पर देखा जाए और दोनों मेरिट पे जो दोनों के जो बेटे हैं मेरिट पर जो आता है उसको टिकट जो है वो दे दी जाएगी। ताहम उनको ये राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि ये मामला जो है वो टीवी चैनल्स पर या मीडिया पर लाने के लिए लाना नहीं चाहिए था, पार्टी के कायदे। ठीक है, लेकिन अब तो मामला टीवी पर आ चुका है, इस पर उन्होंने खुलेआम भी बात भी बता दी है कि टिकट की वजह से दोनों के दरमियान इख्तलाफ है और वो अब बात ढकी चुकी नहीं है। अच्छा ज़ुहैब, ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ के हवाले से आज ये ऐलान किया गया राना सनाउल्लाह की जानिब से कि नवाज शरीफ तमाम चारों सूबों का दौरा करने जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के विजिट्स करेंगे। कब से इसका आगाज़ करने जा रहे हैं, क्या प्लान है, कोई खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जब पाकिस्तान आए थे तो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग से पहले ही ये जो है मीटिंग्स में कहा गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो तमाम सूबों के दौरे करेंगे। ताहम उन दौरों को रोका गया सिर्फ पार्लिमानी बोर्ड की इन इजलास की वजह से, क्योंकि इजलास की सदारत जो है वो खुद कर रहे हैं, तमाम कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं और वो खुद पार्लिमानी बोर्ड की सदारत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है खुद सदारत कर रहे हैं, तो उस वजह से पार्लिमानी बोर्ड की जो इजलास का सिलसिला है ये तकरीबन 19 दिसंबर तक जो है वो जारी रहेगा। शेड्यूल में कुछ तब्दीली भी लाई गई है वक्त की मसरूफियात और दीगर मसरूफियात की वजह से। ठीक है, 19 दिसंबर तक ये मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा, इंटरव्यूज भी किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब हसन काज़मी, हमें सुबह से इस तमाम तर मामले के हवाले से, सियासी सरगर्मी के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। और खबर यह है कि सीट एडजस्टमेंट पर गौर किया जा रहा है JOFA और मुस्लिम लीग नून की जानिब से। जब हमारी लीडरशिप नवाज शरीफ को नया लाडला कहती है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को डराया धमकाया जाता है। सईद गनी ने ये इल्ज़ाम लगाया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि MQ हमेशा दीगर जमातों के हाथों इस्तेमाल हुई। उन्होंने कहा कि MQ उम्मीदवारों पर दबाव डालने के लिए PTI वाला रास्ता इख्तियार कर रही है। बशीर मेमन, GDA हो या MQM, सब चाहते हैं अफसरान उनके इशारों पर काम करें। अगर इलेक्शन कमीशन ख्वाहिशात पर नहीं चलता तो साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। MQ हमेशा इस्तेमाल हुई है बहुत सारी बातों के हाथों। आज एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून MQM को इस्तेमाल करना चाहती है कि इस वक्त बदकिस्मती से MQM जो है वो PSP माफिया के नरगे में है। मुस्तफा कमाल के आने से मैं ये समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत वोट बैंक बचा था, जो शायद उनको वोट दे देता इसलिए कि ये बची खुची MQM है, वो भी फारिग हो गया। आगे बढ़ते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सियासी और जज्बाती बयानात से नहीं, पॉलिसी इक़दामात से महंगाई से निजात मिलेगी। मुतफ़िका कौमी मुआशी मंशूर ही मुल्क को मसाइल की दलदल से निकाल सकता है। तारीख़ गवाह है कि अवाम को महंगाई से निजात नून लीग दिलाती है। नवाज शरीफ की क़यादत में कौमी तरक्की के मुआशी मंशूर पर अमल करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर दी थी, जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफ़िक है। अवाम महंगाई से निजात और मुआशी खुशहाली चाहते हैं, ये कहना है शहबाज शरीफ का। सियासी और जज्बाती बयानात से नहीं, इक़दामात से मईशत को बेहतर किया जाएगा। अवाम महंगाई से निजात और मुआशी खुशहाली चाहते हैं, ये कहना था शहबाज शरीफ का।
आगे बढ़ेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर, मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फ़ी बुखारी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। यह अहम खबर है जो आप तक पहुँचा रही है। अदालत ने फराग गोगी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अब जारी कर दिए हैं और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फ़ी बुखारी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। मज़ीद जान लेते हैं, मैं ज्वाइन किया है आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल, क्या तफसीलात हैं? 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जिसमें 8 मुल्जिमान नामजद हैं, उनमें से 6 मुल्जिमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं अदालत की जानिब से। क्योंकि वो अदालत में पेश नहीं होते रहे, लिहाजा इसीलिए अदालत की जानिब से ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। इससे कबल काबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी किए गए थे, ताहम तब भी जो 6 मुल्जिमान हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए, लिहाजा अब नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं, जिनमें मलिक रियाज का नाम भी शामिल है, मिर्जा शहजाद अकबर, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फ़ी बुखारी, अहमद अली रियाज, फरज शहजादी समेत 6 मुल्जिमान के ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है जारी किए गए हैं। अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें ये वारंट। आदिल, ये बताएगा जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं नाकाबिले ज़मानत, वो क्या इस वक्त तमाम लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं? देखिए, जो मलिक रियाज और उनके साहबजादे हैं उनके हवाले से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तकरीबन तमाम 6 के 6 जो मुल्जिमान है ये इस वक्त मुल्क से बाहर ही मौजूद है। मुल्क में कोई भी ये इनमें से कोई भी मुल्जिम जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। जो दीगर 2 मुल्जिमान हैं जिनमें साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी हैं, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी नहीं किए गए। साहब दीगर 6 ठीक है आदिल सईद अब्बासी, आपने हम मामले के हवाले से हमें तफसीलन आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि MQM ने हल्का बंदियों और लेवल प्लेइंग फील्ड पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के अब सामने रख दिए हैं। हल्का बंदियों से मुतालिक खदशात, एतराज़ात और उनके अजाले के लिए मुत्तहिदा का वफ़द इलेक्शन कमीशन पहुँचा। फ़ारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, जावेद हनीफ और अब्दुल हफीज़ पर मुश्तमिल वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और अपने खदशात से मुतालिक आगाह भी किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बड़ी उम्मीद है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा सिकंदर सुल्तान राजा के नीचे जो टीम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमारे एतराज़ात इतने वाज़ेह थे कि सब ने इत्तफ़ाक़ किया। मुल्क भर में निगरान हुकूमतें आ गई हैं, मगर सिंध में हम निगरान हुकूमत के मुंतज़िर हैं। सिंध में निगरान हुकूमत का में इंतजार है, क्योंकि जो हुकूमत आई है वो निगरान नहीं है, उस पार्टी के मफादात की निगरान नजर आती है। निगरान हुकूमत वजीर आला हाउस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज है और इसके बाद इलेक्शन कमीशन तक पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। सिंध में निगरान हुकूमत का में इंतजार है। जो आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि MQM और नून लीग का इतिहाद 0-0 के मुतरादिफ है। MQM चाहती है कि उनकी मर्जी से हल्का बंदी की जाए, अगर ऐसा है तो वो इलेक्शन में ना जाएं, सीधा हुकूमत में चले जाएं। किसी को धांधली की इजाज़त नहीं होगी। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपको दिखाते हैं। ये 0 + 0 = 0 है। ये कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी इनके ख्वाब हों कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सिर्फ ख्वाब होते रहेंगे। हर इलेक्शन में होता है। ये 0 + 0 = 0। ये कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी इनके ख्वाब हों कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सिर्फ ख्वाब होते रहेंगे। हर इलेक्शन में होता है यार। नून लीग की ग्राउंड पोजीशन अच्छी नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी का ये बयान सामने आया है इस मामले पर और शर्जील मेमन कहते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है और उन्होंने MQM पर भी तनकीद की है और अपने नेशतर जो है उन्होंने वो MQM पर बरसाए हैं और कहा है कि ये मुतासर करना चाहिए। इसी पे बात कर लेते हैं। शेख सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। MQM से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे जिस तरह से पीपल्स पार्टी पहले नून लीग पर इल्ज़ामात लगाती थी और सारी तोपों का रुख अब नून लीग से हटकर MQM की जानिब हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, एक तो शर्जील मेमन साहब जो हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना बयान जारी किया है, इनका तो नशा ही नहीं ख़त्म हो रहा है। पीपल्स पार्टी की एरोगेंसी ही ख़त्म होकर नहीं दे रही है। पॉलिटिकल कहीं भी अप्रोच नज़र नहीं आती है। हमने देखें, इस वक्त कराची के अंदर जो शहरी इलाकों के अंदर जो मामलात थे, उसको हम लेके कोर्ट तक गए, अदालतों तक गए, जहाँ पे हमने सेंसस से जो है तकरीबन 73 लाख लोग बाजियाब कराएं। इनका तो बस नहीं चल रहा कि किसी तरीके से सारे कराची को गायब करके सिर्फ सिंध का एक हिस्सा जो है वो उसमें पूरे की पूरी उसी में वजारत आला लेके बैठ जाएं। देखिए, मामलात ये हैं कि हमने जो है इस वक्त हल्का बंदियों पे एतराज़ात जो जमा कराए थे, उसमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया गया और यहाँ तक कि किसी और पार्टी को भी नहीं किया गया। वाहिद मतलब इस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब हैं, ये भी हमारी पूरी क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद है। इस बात पे हमने जो ऑब्जेक्शन रेस किया है वो बेसिकली यही है कि अगर ये एतराज़ात जो थे वो जमा नहीं करने तो पहले से नहीं जमा करते, हमें बोलते ही नहीं। अगर उनका पहले से ही बना हुआ था, एक ये तो प्री पोल रिगिंग हो गई ना, कि एक लिहाज से प्री पोल रिगिंग हो गई है। उस पर भी अभी जो इलेक्शन कमीशन से एमकेएम का वक्त जो मुलाकात के लिए गया है, उसमें क्या यकीन दहानियां कराई गई हैं? कोई सेटलमेंट हुई है? देखिए, अभी तक जो सेटलमेंट की कोई न्यूज़ नहीं आई है, क्योंकि अभी जो बयान हमारी तरफ से भी जारी हुआ है उसमें यही बात हुई है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो सूबाई इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके उन्होंने जो कुछ धांधलियां की है, जो प्री पोल रिगिंग की है, वो एज इट इज़ एक्सेप्ट हो गई हैं। हमारे हल्के फिर ख़राब कर दिए गए हैं, जो हल्के हमारे पहले भी बनते थे, जिस तरह हमने बाजियाब कराए थे सेंसस के अंदर, वही तमाम चीज़ें उसमें शामिल होनी थी। देखिए, हमने वो बाजियाब कराने के बाद अपनी कौमी असम्बली की एक नशिस्त बढ़वाई है इनसे, और 3 हमने सूबाई नशिस्त की। देखिए, हम तो शेख साहब, अगर एतराज़ात पर कोई, तौर पे आप सही कह रहे हैं, अगर एतराज़ात पर कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए जाते या फिर कोई आपको रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं किया जाता जैसा आप चाह रहे हैं, तो फिर क्या एमकेएम बॉयकॉट कर देगी इन इलेक्शन से भी? शर्जील मेमन साहब तो कह रहे हैं कि फिर आप ना जाएं इलेक्शन में। देखिए, एक तो ये है कि इनकी ख्वाहिश है ये, और ये आपको एक चीज़ और बता दूं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, ये एक इनके जहन के अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई है कि जो कि ये समझते हैं कि लंदन के साथ मिलके ना चीज़ें चला रहे हैं ये लोग। इस वक्त पीपल्स पार्टी लंदन के साथ मिलके मामलात को चलाने की कोशिश कर रही है कि वो बायकाट का कोई ऐलान हो जाए और हमें वो सीटें मिल जाएं। देखिए, अब ये सारे ख्वाब व ख्याल इनके हम ख़त्म कर देंगे, और हम इस वक्त जो हमारी स्ट्रेटजी है, यकीनन हमारी क़यादत जो है इस बात पे फैसला करेगी कि जहां अब जो है हमें किस तरह इस पर एहतजाज करना है। एहतजाज अभी भी जारी है कि किसी भी तरीके से ये मान जाएं कि हमारे जो तकरीबन हमने जो 20 में से 12 जो इस तरह के हमारे एतराज़ात हैं जो कि काबिल कबूल हैं बहुत, और उसमें भी जो 20 जब 8 बचते हैं वो भी हो जाएंगे। अगर ये नहीं होते हैं तो ये पार्टी फिर राब्ता कमेटी फैसला करेगी कि हमें कौन सा लाएअमल स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है। लेकिन आप ये समझ लें कि हमने ना तो बायकाट की तरफ जाना है, ना हमने कोई ऐसा इनके लिए मैदान छोड़ना है कि जो उन्होंने बेड़ा गर्क पिछले 15 साल से किया हुआ है कि मजीद सिंध के इलाकों को, शहरी इलाकों को वो बेड़ा गर्क करते हैं। हम ये करने नहीं देंगे। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेख सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एमकेएम साहब का ताल्लुक है और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके जवाब दे रहे थे। और एमकेएम का वफ़द इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए पहुंचा है, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई ख़बरें सामने नहीं आ सकी हैं। लेकिन एतराज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं, और इस हवाले से जैसे ही कोई ख़बर आती है इलेक्शन कमीशन के वफ़द से मुलाकात के लिए जो पहुँचेगा एमकेएम का वफ़द, तो उस हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे। पाकिस्तान लाइव में आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट रखेंगे। लेकिन अभी हम शामिल करेंगे 10 अहम आलमी ख़बरें। तो आपने जानी आज की 10 अहम आलमी ख़बरें। अब खबर यह है कि गंदम की काश्त शुरू होते ही यूरिया खाद मार्केट से गायब हो गई है। यूरिया खाद का हसूल सरकारी रेट पर किसानों के लिए ख्वाब बनकर रह चुका है। खाद माफिया धड़ल्ले से खाद ब्लैक में फ़रोख्त करने लगा है। मुल्तान से आसिफ बलोच की रिपोर्ट। यूरिया खाद का बहरान सर उठाने लगा। सरकारी रेट पर खाद न मिलने की वजह से किसान परेशान होकर रह गए। गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। मिल रही है शार्ट है, बस जिसके पास है अपनी मर्जी दे रहा है जी। खाद लेते हैं, इतनी महंगी देते हैं, तो हमारी इस दफ़ा फसल भी नहीं हुई, तो बहुत ही परेशान है हम।
खाद की तलब में इजाफा होते ही मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में DAP और यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी है। खाद डीलर्स की जानिब से DAP खाद 14,000 रुपए जबकि यूरिया 5200 रुपए में फरोख्त की जा रही है। पहले तो 3,3200 की होती थी, हम 4,500 4500 की हो गई है, हम तो महंगी हो गई है बहुत। हर चीज़ महंगी थी कड़ी है, पानी का रोला है, खाद का रोला है, बीज हर चीज़ महंगी है। किसानों का कहना है कि यूरिया और DAP खाद की कीमतें कम करके फरामी यकीनी बनाई जाए ताकि गंदम की फसल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी काश्त की जा सके। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ आसिफ बलोच, PNN मुल्तान। पंजाब और सिंध में खाद का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। राजनपुर में यूरिया खाद की बोरी 1500 रुपये से ज़ायद कीमत पर ब्लैक में फ़रोख्त होने लगी है, जबकि 3500 वाली खाद की कीमत अब 5000 रुपये से ज़ायद हो गई है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुजाहिद खान से। जी बताइएगा। मुजाहिद से भी रब्ता करने की हम कोशिश करेंगे। ये सूरत हाल है कि इस वक्त खाद का बहरान है और खाद के बहरान की वजह से जो किसान हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कीमतें बढ़ा दी गई हैं और खाद की ये शॉर्टेज का मामला है, जिसके बायस ये खबरें सामने आ रही हैं कि ब्लैक में इसको फ़रोख्त किया जा रहा है। राजनपुर में 3500 वाली खाद की कीमत 5000 रुपये से ज़ायद कर दी गई है और सादिकाबाद में गंदम की काश्त शुरू होते ही खाद मार्केट से गायब हो गई है। खाद का ये बहरान का मामला है। खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से गंदम की पैदावार में ये सामना आ रहा है कमी का और कीमत 5000 रुपये से ज़ायद हो चुकी है। राजनपुर की हम बात कर रहे हैं। सादिकाबाद में भी गंदम की काश्त शुरू होते ही खाद मार्केट से गायब हो चुकी है। पंजाब और सिंध में ये खाद का बहरान है। 1500 से ज़ायद इसको ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है और पंजाब और सिंध में खाद का बहरान अब संगीन तर होता नज़र आ रहा है। राजनपुर में यूरिया खाद की बोरी 1500 से ज़ायद में ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद जानते हैं ज्वाइन किया है मुजाहिद खान ने। जी मुजाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मामले के हवाले से। बिल्कुल, गंदम की जैसे ही काश्त शुरू हो गई है तो खाद का जो है हसूल किसानों के लिए बिल्कुल नापीद होता जा रहा है। कहीं कहीं पे जहाँ पे अगेती काश्त की है किसान ने तो उनको पहले पानी के लिए यूरिया दरकार है। अब ना तो मार्केट में जो है वो कंट्रोल रेट पे DAP मिल रही है, ना ही यूरिया मिल रही है। हाँ, लेकिन मार्केट आउट ऑफ जो है कंट्रोल रेट वो ब्लैक में वो वाफिर दस्तियाब है। जिस किसान को चाहिए होती है तो 3400-1100 रुपए वाली जो यूरिया खाद है वो उसको 4600 से 5000 रुपए फी बैग जो है वो मिल रही है। इसी तरह DAP जो है 1000 से 2000 ब्लैक में फरोख्त हो रही है। तो शुरू में जो है जिले इंतजामिया ने कुछ कारगुजारी दिखाने की भी इस सिलसिले में कोशिश की थी, लेकिन वो बारआवर साबित नहीं हुई क्योंकि उनके छापों वगैरह से जो है पहले ब्लैक में वो 400-500 रुपए फी बैग महंगी मिल रही थी, लेकिन अब उसकी जो है निर्ख तकरीबन 2000 ऊपर चले गए हैं। तो इस हिसाब से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि पहले जो है वो बारिशों की वजह से इसकी फसलात तबाह हुई है। कपास की फसल इस बार अच्छी नहीं हुई तो गंदम की कोशिश कर रहे थे काश्त करने की, तो जब बार हम खाद नहीं दे पाएंगे तो इसकी औसत पैदावार हम क्या ले सकेंगे। और जो अगेती गंदम काश्त की हुई है वो खाद और पहला पानी बर वक्त ना मिलने की वजह से वो पीली पड़ रही है, तो जिससे जो है वो 10 से 15 मन जो है एवरेज कम होने का खदशा है फी एकड़। तो किसान ऐसे सिलसिले में ज्यादा परेशान है। लेकिन ठीक है मुजाहिद खान, ये भी बताइएगा कि कितने दिनों के अंदर कितनी कीमत में इजाफा किया गया? जैसे ही गंदम की काश्त का सीजन शुरू हुआ है अक्टूबर के आखिर में और खास तौर पर नवंबर में, तो उस वक्त इसकी कीमत में पहले तो छुपा ली गई थी, उसके बाद फिर शुरू में ये तकरीबन जो 3400 वाले बैग है ये 3700-3800 में दस्तियाब होता था, मगर अब जो है ये यूरिया का बैग वो 4600 से 5000 रुपए में दस्तियाब हो रहा है। ठीक है, 4600 से ज्यादा में ये फरोख्त किया जा रहा है। मुजाहिद खान, आपने यहाँ मामले के हवाले से हमें तफसीलन अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सादिकाबाद की। सादिकाबाद में गंदम की काश्त शुरू होते ही खाद मार्केट से गायब हो गई है। खाद माफिया धड़ल्ले से ब्लैक में खाद को फरोख्त कर रही हैं और इस बारे में मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं सादिकाबाद से अपने नुमाइंदे कमर रफीक से। जी कमर, बताइएगा, इस वक्त गंदम की काश्त का वक्त है जबकि खाद किसानों को नहीं मिल रही, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, इस वक्त गंदम की बुआई का अमल चल रहा है। जैसे ही किसान गंदम की बुआई तो उनको खाद की अशद ज़रूरत होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। रहीम यार खां समेत सूबा भर में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि जिससे 2 करोड़ 56 लाख मीट्रिक टन पैदावार हासिल की जा सकेगी। लेकिन खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से ये पैदावारी हदफ हासिल करना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत के अफसरान किसानों को वाफर मिकदार में खाद की फराहमी को यकीनी बनाने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहे हैं। जब हमारी किसानों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि गंदम की बुआई के वक्त हमें खाद की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन खाद मार्केट में बिल्कुल गायब है। अगर हमें मिल रही है तो ब्लैक में मिल रही है। यूरिया खाद का रेट 3,410 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ब्लैक में 4,400 और 4,600 रुपये मिल रही है। इसी तरह अगर DAP खाद की बात की जाए तो उसका रेट 12,800 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि किसानों को ब्लैक में 14,000 रुपये के करीब मिल रही है। किसानों का ज़िला इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। खाद की तलब में इजाफा होते ही जलालपुर पीरवाला में DAP और यूरिया खाद की ब्लैक में फ़रोख्त जारी है। खाद डीलर्स की जानिब से DAP खाद 14,000 रुपये जबकि यूरिया खाद 5,200 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जिसके बायस काश्तकार परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जलालपुर पीरवाला से वकास सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, गंदम की बिजाई का वक्त है और जलाल में खाद यूरिया और DAP जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है और इस वक्त जो किसानों को फ़रोख्त की जा रही है तो वो ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। कहाँ से खाद लाएं? खाद तो मिल भी नहीं रही, मिल रही है तो वो तो ब्लैक में मिल रही है। 14,500 की DAP, 4,900 की यूरिया। हम क्या करें, किसान किधर जाएं? जी बिल्कुल, खाद जो है इस वक्त ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। यूरिया जो 2950 रुपये में जिसका सरकारी निर्ख है वो इस वक्त 5200 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो DAP है उसका सरकारी रेट 9700 रुपये है और लेकिन वो 14,000 कुछ की जो है वो किसानों को फ़रोख्त की जा रही है। किसानों की जानिब से जो है यही मुतालबा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया जो है इस वक्त खाद माफिया के खिलाफ सरगर्म हो ताकि जो सरकारी निर्ख है उन पर जो है ये खाद जो है किसानों को मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए। मैं ज्वाइन किया खालिद खोखर ने, सदर किसान इत्तेहाद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब आपका। ये मामला इस वक्त काफ़ी संगीन होता जा रहा है, बहरान काफ़ी संगीन है, खाद की शॉर्टेज है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं और ब्लैक में इसकी फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। खाद की शॉर्टेज है। ये कहिएगा कि इस पर इंतज़ामिया जब नोटिस लेती है, इस ब्लैक में फ़रोख्त का, कीमतें बढ़ाने का जब नोटिस लेती है तो उसके बाद कीमतें मज़ीद बढ़ा दी जाती हैं। ये चीज़ समझ नहीं, थोड़ा सा ये ज़रा पहले बताइएगा। बात तो यह है जी कि रियासत की रेट सिर्फ किसानों के ऊपर है। जब किसानों की गंदम आती है तो उसको जबरदस्ती उठा लिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता उस वक्त, अब तक हमें सीट करीब भी नहीं रखने दी जाती। वहां तो रियासत की रेट होती है। जब ये माफी आ जाए वहां पे रियासत की रेट पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ माफिया की रेट बहुत ज्यादा है। माफिया के सामने हमारी रियासत, हमारी हुकूमत बेबस है टोटल। अब आप अंदाजा कर लें कि हम सिर्फ अकेली यूरिया में जो हम एक साल में हमने एक्स्ट्रा अदा किया है, माफिया को अदा किया है, जो कंट्रोल रेट से हमने ज्यादा जो ब्लैक मार्केटिंग में हमसे खरीद लिया गया है, वो है 100 अरब रुपया बनता है मिनिमम में। आपको 100 अरब रुपया एक सिर्फ यूरिया में। तो काश्तकार क्या करे? मैं काश्तकारों के जज्बात का लफ्जों में इहता करके नहीं बता सकता कि उनको कितनी तकलीफ है। काश्तकार को कपास का रेट नहीं मिला, जो हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस दी थी, अनाउंस की थी, वो नहीं मिली काश्तकार को। काश्तकार को मकई के काश्तकार बिल्कुल वो तो बढ़ गया काश्तकार बेचारा, उसकी तो तबाही हो गई है कि जब मक्की आई थी तो उसका रेट था कुछ 4 से 5 हजार रुपया, आज उसका रेट है 1200 से 1300 रुपया। काश्तकार क्या करे? उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, बिजली के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, खादों के रेट बढ़ गए। अब देखे ना, मैं आपको अर्ज करूँ, खाद का सप्लाई एंड डिमांड का इशू है। इस वक्त जो आप रेट बता रहे थे अभी 2900 रुपये, कंट्रोल रेट 2900 नहीं है। मैं आपको रेट बताता हूँ, 4 रेट है इस वक्त तकरीबन जो कंट्रोल रेट है। 4 रेट है। एक फौजी फर्टिलाइजर का 3410 रुपये है, कुछ फैक्ट्रियों का 3596 रुपये है और कुछ का 3625 रुपये है और एक फौजी की जो दानेदार है वो तकरीबन 3695 रुपये है। 4 रेट है ये इस वक्त यूरिया के। ठीक है, ये जो कंट्रोल रेट है। लेकिन जिस रेट पे काश्तकार को मिल रही है वो 4800 से लेकर 5200 रुपये तक मिल रही है, यानी कि 1200 से 1500 रुपए तकरीबन। नहीं तो खालिद साहब ये बताइएगा कि इंतज़ामिया इस पर क्या मौक़िफ़ देती है? आपने उससे बात की, राब्ता किया कि उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन किया जा रहा है जो ब्लैकमेल कर रहे हैं और इसमें ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं लोगों को, उनके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं लिए गए? तो मैं आज ही मिनिस्टर एग्रीकल्चर के साथ मैंने वो कम से कम 3 घंटे के साथ गुजारे हैं। 3 घंटे इसी टॉपिक के ऊपर कि खुदा के लिए पिछले साल जो हमने सजा भुगती थी, पूरी कौम ने सजा भुगती थी,
कि आटे की लाइनों में लगी 24 खवातीन हमारी शहीद हुई थी, 24 खवातीन आटे की लाइनों में। अगला साल फिर यही ना हो। अगर बैलेंस रिजर्व फर्टिलाइजर नहीं होगी, काश्तकार पूरा यूरिया, डीएपी, फास्फोरस खादें पूरी इस्तेमाल नहीं करेगा तो पैदावार में कमी आएगी। जब पैदावार में कमी आएगी तो क्या होगा, गरीब तड़पेगा, फिर वही आटे की लाइनें लगेगी, वही मसला बनेगा, वही हम बाहर से डॉलर मंगो। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि हमारी हुकूमतों के पास वैसे तो पैसे नहीं होते, जब इंपोर्ट करने फिर डॉलर आ जाते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि बिजली के जो रेट हो चुके हैं हमारे ज़राई ट्यूबवेल के, वो काश्तकार अफोर्ड नहीं कर सकता, फिशरीज वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, लाइफ स्टॉक। खालिद साहब क्विकली बताएं, लास्ट क्वेश्चन, खालिद साहब लास्ट क्वेश्चन, क्विकली ये बताएं कि किसानों का इस वक्त नुकसान कितना हो रहा है और क्या हो रहा है? मैंने आपको पहले बता दिया कि सिर्फ यूरिया, क्योंकि आप खाद पे बात करें, अकेली सिर्फ यूरिया में 100 अरब रुपया हम असल कंट्रोल रेट से एक साल में ज्यादा अदा कर चुके हैं। 100 अरब रुपया काश्तकार माफिया को दे चुका है। 100 अरब रुपया। खालिद खोखर सदर किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तमाम तर वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे हमें आगाह किया और बताया कि किस तरह से उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है और किसान इस बहरान की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स मुसलसल तारीख रकम कर रहा है। इंडेक्स 62,000 की सतह उबूर कर गया है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 918 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 62,609 पर आ गया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर इंडेक्स 61,691 पर बंद हुआ था। तो स्टॉक मार्केट से मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर ये खबरें आ रही हैं और 100 इंडेक्स में जो इजाफा हो रहा है वो यकीनन जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी मैं वैसे आपसे ये आपकी बात से थोड़ा सा इत्तेफाक इसलिए करता हूँ। अभी कुछ देर पहले आपको पता है हमारे साथ जो खालिद खोखर साहब थे, सदर किसान इत्तेहाद थे, उन्होंने कहा कि जो माफिया है वो उस मुल्क पर राज कर रहा है, वो सरगर्म है, यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ इस बात से इसलिए करता हूँ कि बहुत ऐसे माफियाज हैं जिनके खिलाफ वाकई में क्रैकडाउन किया गया, जिसके समरात अब हमें नजर आ रहे हैं और इकोनॉमी उसका एक इंडिकेटर है जो कि हम देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बना रही है। जिन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता था, जिनके अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सकता था, अब डॉलर माफिया, बिजली माफिया, चीनी माफिया, बहुत सारे ऐसे माफियाज थे। आगे बढ़ेंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 14 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान का केस भी शामिल नहीं किया गया। किसान हुकाम वजारत ख़जाना ने $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को बुलाए जाने का इम्कान भी जाहिर किया था। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। 8 हफ्ते बाद बुलाने का इम्कान है। दिसंबर के आखिरी अशरे क्रिसमस तातीलात शुरू हो जाएंगी, ये बताया जा रहा है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 14 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी किया गया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया। पाकिस्तानी हुकाम ने अगली केस के लिए बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को बुलाए जाने का इम्कान जाहिर किया था और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुआहदे के 6 से 8 हफ्ते बाद की तफसीलात सामने रही। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। गुलाम मुर्तज़ा, क्या तफसीलात है इस अहम तरीन मामले के हवाले से? जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास 14 सितंबर को तलब किया गया है, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान का नाम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में शामिल नहीं है। इसके साथ साथ हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना ने $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए इम्कान जाहिर किया था कि 7 दिसंबर को इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन 7 दिसंबर को पाकिस्तान के हवाले से इजलास न बुलाया जा सका और अगले इजलास में भी पाकिस्तान जो है वो उसका नाम शामिल नहीं है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल जो मुआहदा है वो 15 नवंबर को तय पाया था, लेकिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से जो मुआहदा है 6 से 8 हफ्ते के अंदर हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान का ये जो आज होना था इस दिसंबर के पहले वीक में वो भी नहीं हो सका और सेकंड वीक में भी शेड्यूल नहीं हो सका है। तो अब दिसंबर के थर्ड वीक में तो ऑलमोस्ट क्रिश्चियन जो क्रिसमस है उसकी तकरीबा शुरू हो जाती है और क्योंकि इनका दफ्तर वाशिंगटन DC में है और ज़्यादा मिशन के लोग जो हैं वो भी अमेरिका से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अब दिसंबर के बाद ही पाकिस्तान का मामला दिसंबर के बाद ही हो सकता है। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, एक चीज़ वाज़ेह कर दीजिएगा, आपने भी कहा कि अभी तक शेड्यूल में नाम शामिल नहीं किया गया, क्या ये शेड्यूल रिवाइज भी हो सकता है, नाम शामिल किया जा सकता है? जी, ये इस तरह से होता आया है। बाज़ इमरजेंट मीटिंग्स होती हैं, जिस तरह से ये अभी 14 का इजलास जो है वो उसका शेड्यूल जारी हो गया है। बाज़ का ये होगा कि शायद
अगर हम रिक्वेस्ट भिजवा दें दोबारा से एक अदद, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि हमें ये जो इजलास है ये दोबारा उसका तलब हो जाए और उसी इजलास में उसको स्पेशल एजेंडा आइटम जो है उसके तौर पे ले लिया जाए, क्योंकि उमूमी तौर पे होता यही है कि स्पेशल एजेंडा आइटम्स जो होती हैं वो उनको टेकअप किया जाता है। ठीक है, नाम दोबारा से पाकिस्तान में शामिल नाम इस एजेंडे में किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा मौजूद थे। हुकूमत पाकिस्तान ने अंडर इन्वाइसिंग और ओवर इन्वाइसिंग रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से मुआहदे करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अहम दरामदी पार्टनर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कायम किया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ फैसला किया गया है अंडर इन्वाइसिंग और ओवर इन्वाइसिंग रोकने के लिए FBR को नए अहदाफ दिए जा चुके हैं। ज़राए ऐसा बता रही हैं कि पाकिस्तान ने UAE, सिंगापुर, हांगकांग और अफ़गानिस्तान के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के मुआहदे करने का फ़ैसला कर लिया है और इस ज़मन में FBR ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए मुफाहमत की यादाश्त का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। वज़ारत ख़ारिजा के ज़रिए चारों ममालिक को मुसव्वदे भिजवाए जाएंगे। ज़रा ये बताते हैं कि हुकूमत की कोशिश है कि मुफाहमत की यादाश्तों पर जल्द दस्तखत हो जाएँ। नाज़रीन, गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज कराची के तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स में सनतकारों की जानिब हड़ताल की जा रही है। सनतकारों का कहना है कि कराची समेत सिंध बलूचिस्तान के सनती जोन में फैक्ट्रियां बंद करके एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नजीब नाइट से। जी नजीब नाइट। जी बिल्कुल, कराची के ताजरों की हड़ताल का ऐलान किया गया है। गैस की कीमतों में इजाफे के बाद तमाम ये एसोसिएशन इसमें शामिल हैं। ताज रहनुमा जावेद बलवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइए क्या कहेंगे आज के एहतजाज के? देखिए, लोगों ने एहतजाज तो किया है, काफ़ी लोगों ने, और मैं समझता हूँ जो एसोसिएशन के अंदर हमारे मेंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट 90% लोगों ने किया है। क्या टैरिफ होना चाहिए, क्या आप डिमांड है आपकी? हमारी तो कोई भी डिमांड नहीं, हम तो बोलते हैं जो ओगरा जो कि आइन के तहत बना हुआ है और आइन के तहत वो डिटरमिन करता है प्राइस, वो उसमें 22% मुनाफा है। हम कहते हैं इससे ज़्यादा मुनाफा और किस काम में मिलेगा। 22% मुनाफा है, हम बोलते हैं उस रेट पे करें। क्रॉस सब्सिडी क्यों देते हैं? हालांकि IMF ने कहा है कि आप सब्सिडी नहीं दें, तो उन्होंने बजट के प्रोविजन में सब्सिडी नहीं है, तब क्रॉस सब्सिडी शुरू कर दी है। मतलब क्रॉस सब्सिडी का मतलब ये है कि मुझसे कोई भीख मांगने आए, मैं बोलूँ यार आप उसको पैसे दे दो, मतलब मुझे रहम आ रहा है मगर आपके जेब से आ रहा है। तो एहतजाज से फर्क नहीं पड़ता तो क्या आगे का लाए? देखिए, अगर एहतजाज ये हमारे लोग आज जमा हो रहे हैं और मुझे लगता है कि एहतजाज का दौरानिया शायद हम जो है 1 हफ्ता भी कर सकते हैं, 1 दिन से। यही कहना है ताजरों का कि अगर आज के एहतजाज के बाद भी जो गैस के बिल हैं उनमें कमी न की गई तो वो एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। न सिर्फ ओवरऑल सिंध बल्कि बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ जो एसोसिएशन है उनको अपने साथ मिला के बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आज के पाकिस्तान लाइव में बहुत सारी खबरें हमने नाज़रीन तक पहुंचाई, बहुत सारे अहम मामलों तक गुफ्तगू की, सियासत की बात हमने की और इसके अलावा जो महंगाई है और जो ख़ास तौर पे किसानों का मामला चल रहा है बहरान का, उस पर हमने आपको अपडेट किया। आज के पाकिस्तान लाइव से फिलहाल के लिए अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।